हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास समझने से पहले हम इतिहास का वर्गीकरण समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन समझते हैं कि कैसे कैसे हिस्ट्री क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि पूरी हिस्ट्री है जो वो इस लाइन पे है। यहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है और यहाँ पर जाके हिस्ट्री ख़त्म होती है। तो क्या कहते हैं, जैसे इसे हम मान लेते हैं जीरो, कि यहाँ से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ और यहाँ से जो अभी हम ग्रिगोरियन कैलेंडर देखते हैं, जो हमारी डेट चलती है जिससे, वो यहाँ से शुरू होता है। और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से? 2025 में। और इससे पीछे की जो हिस्ट्री है वो एक, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हिस्ट्री है इसे कहते हैं एडी। और इससे पीछे की जो हिस्ट्री है उसे कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसे कहते हैं एडी एनो डोमिनी। लेकिन अब ये बदल चुका है, जो बीसी बिफोर क्राइस्ट है अब उसे कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, बीसीई। और जीसस क्राइस्ट से लेके बाद तक की जो हिस्ट्री है इसे कहते हैं सीई, यानी कॉमन एरा। यहाँ पाषाण काल, जब इंसान जंगलों में, घाटियों में, वैलीज़ में रहा करता था, जीवन जब शुरू हुआ तब से लेकर के जब तक जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और जब से हमने तारीख गिनना शुरू की तब से लेकर आज तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के इतिहास को पहले बीसी के नाम से जाना जाता था, बिफोर क्राइस्ट। अब बीसीई के नाम से जाना जाता है, बिफोर कॉमन एरा। और पहले इसको एडी के नाम से जाना जाता था, एनो डोमिनी। अब कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। तो ये था इसका हिस्ट्री का एक तरीके से क्लासिफिकेशन। अब दूसरा है, जैसे मान लेते हैं कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास को नॉर्मली 3 तरीकों में बांटा गया है: एंशियंट, मिडेवियल एंड मॉडर्न। एंशियंट मतलब प्राचीन इतिहास, मिडेवियल यानी मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास। तो ये 3 तरीके से बांटा गया है। और हम अब इसमें आगे देखते हैं। जैसे हम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले एंशियंट से शुरू करेंगे और मॉडर्न तक पूरा कवर करेंगे। तो अगला देखते हैं हम हिस्ट्री। हिस्ट्री में हिस्ट्री को 3 तरीके से बांटा जा सकता है, और ये वो तरीका है जिसमें हम जिसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी, पहले लिख लेते हैं, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो टाइम है जब कोई भी हमारे पास इसका रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था। इसमें नो रिटन एविडेंस, नो रिटन एविडेंस। प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य है, रिटन चीज़ें हैं हमारे पास, पर हम उन्हें डिसिफर नहीं कर पाए, हम उन्हें समझ नहीं पाए हैं अभी तक। नॉट डिसिफर्ड येट। और यहाँ ये तो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री हमारी शुरू होती है, जहाँ से हमने डिसिफर्ड कर लिया है, मतलब हम समझने लग गए हैं, उसे वैदिक
काल से आप समझ सकते हैं, वैदिक पीरियड से जो हमारे वेद वगैरह हैं, वैदिक पीरियड से लेके ये चलता है प्राचीन इतिहास, टोटल जो हमारा चलता है वो चलता है हर्षवर्धन तक। तो ये है क्लासिफिकेशन हिस्ट्री की। हमने हिस्ट्री को इतने तरीक़ों से समझा कि ऐसे ऐसे बांट सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हिस्ट्री को हम कैसे समझ सकते हैं कि जब ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जहाँ से हमारी तारीख शुरू होती है, उस वहाँ से लेके आज तक या आगे जो चलता आज जा रहा है या आएगा, वो पहले एडी के नाम से जाना जाता था, एनो डोमिनी। फिर सीई यानी कॉमन एरा के नाम से जाना जाने लगा है अब। इससे जो पहले का इतिहास है, पहले की हिस्ट्री है, उसे बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी से जाना जाता था। अब बीसीई बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है क्लासिफिकेशन जो था वो है कि इतिहास को हमने 3 तरीक़ों से बाँटा कि एक इतिहास प्राचीन इतिहास है, एक मध्यकालीन इतिहास है, एक आधुनिक इतिहास है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडेवियल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फिर जो हिस्ट्री आती है वो हमने बाँटा कि जो हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं और नहीं लिखी हुई हैं, या फिर हम जिन चीज़ों को समझ पाए या नहीं समझ पाए उस आधार पे। तो उस आधार पे हमने देखा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है हमारे पास। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास लिखित चीज़ें हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाए हैं, डिसिफर नहीं कर पाए हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। चीज़ें हैं हमारे पास लिखित में लेकिन हम लोग उसे डिसिफर नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ तक तो क्लासिफिकेशन था हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री कैसे आगे चलती है हम अब उस पे बात करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, प्री हिस्ट्री यानी प्राग इतिहास है ये, इसे प्राग इतिहास कहते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री को आदि इतिहास कहते हैं और हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं। प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। तो देखिए, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, उसे मैं एक लाइन पे लाने की कोशिश करता हूँ और आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से कहीं इंसानों का जीवन शुरू होता है। इंसान जंगलों में रह रहा है। कैसे रहता था, आदि मानव से शुरू होकर पाषाण काल से जो पता चलता है, स्टोन एज पहला टॉपिक आ जाता है हमारा वहाँ से। तो यहाँ से शुरू होकर जीवन आगे बढ़ता है इंसानों का। फिर पाषाण काल ख़त्म होता है, कुछ टाइम गैप पड़ता है। कुछ टाइम गैप पड़ने के बाद फिर हमें चालकोलिथिक एज वगैरह ये सब मिलते हैं और फिर हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ती है। ये एक बड़ी चीज़ आती है बीच में, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर कुछ समय चलता है, 1-2 साल का गैप मिलता है। फिर एक हमें हल्के से गैप के बाद फिर एक दिखाई देता है कि वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड शुरू हो रहा है। फिर लेकिन बात यह है कि इधर का इतिहास जो है वो बीच बीच में टूटा हुआ है, कुछ सालों का गैप है। और इधर हमें इससे पहले कोई भी लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंसेस है नहीं हमारे पास। तो हमें इन चीज़ों को एग्जैक्ट चीज़ें निकालने में कठिनाई भी बहुत होती है। लेकिन जो वैदिक काल है, जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलने लग गए, हमारे वेद उपनिषद ये सब, तो यहाँ से लेके जो आगे की हिस्ट्री है, पूरा इतिहास जो है वो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से है और एक एक चीज़ का हमें पता चलता है। तो हम इतिहास जो है इस हिसाब से शुरू करेंगे कि हम पहले वैदिक काल से शुरू करेंगे और आगे तक का इतिहास, पूरा प्राचीन इतिहास ख़त्म करेंगे। प्राचीन इतिहास ख़त्म होने के बाद पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जब ख़त्म हो जाएगी, तब हम वापस आकर अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज को ख़त्म कर लेंगे।
इससे हमारा पूरा प्राचीन इतिहास इस हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये पूरा हमारा प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो फिर हम उसके बाद मिडेवियल पे जाएंगे, फिर मॉडर्न पर जाएंगे। इसी पैटर्न से हम लोग सारा का सारा हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि हम शुरू करेंगे वैदिक काल से। वैदिक काल से शुरू करके पूरी प्राचीन इतिहास को ख़त्म करेंगे। पर प्राचीन इतिहास में दो फेज़ आते हैं। जैसे धीरे धीरे इंसान जो जंगलों में रह रहा था, फिर वो धीरे धीरे बसने लग गया, और फिर गांव से एक सभ्यता शुरू होती है। ये जो वैदिक काल है, ये पूरा गांव में लोग रहा करते थे, गांव में बस चुके थे, और ये गांव का जीवन था। और ये गांव का जीवन धीरे धीरे अपना पीक बनाता गया, और सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। और जैसे ही बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, और बड़े ये जो साम्राज्य थे, जैसे मौर्य साम्राज्य, ये जब अपने चरमों उत्कर्ष पर यानी पीक पर पहुँचे, पीक पर पहुँचने के बाद दुनिया में कोई भी सभ्यता हो, एक बार कोई भी चीज़, ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है तो वो दोबारा लौट कर नीचे आती ही है, चाहे वो इतिहास ही क्यों ना हो, और वो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो ये सभ्यता पीक पर गई, और फिर ये वापस डाउनफॉल होके वापस नीचे आई, जिसे हम फ्यूडलिज्म, सामंतवाद में देखेंगे। और ये भी अपने बुरी हालत में आ गई थी। इसका भी आप कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष पे आ गई थी ये राजपूत काल तक में, यानी राजपूत पीरियड में। इसी हिसाब से इतिहास ने अपने आप को बार बार ऐसे ही रिपीट किया है। सभ्यता खड़ी होती है, फिर टूट जाती है, फिर खड़ी होती है, फिर टूट जाती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या करती है? नगरीकरण जो होता है, अर्बनाइजेशन। फर्स्ट टाइम अर्बनाइजेशन कब हुआ? वो हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन है। आप पढ़े ही होंगे, या बिल्कुल अगर आप बेसिक भी जानते हैं तो इतना जानते होंगे कि फर्स्ट जो है वो आईवीसी है, क्या अर्बन। तो उसके बाद सेकंड, दूसरी बार अर्बनाइजेशन हुआ है। सेकंड अर्बनाइजेशन, दूसरी बार नगरीकरण भारत में कब हुआ था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला था, दूसरा था बुद्धा पीरियड के टाइम पे, गौतम बुद्ध के समय में। इसे ही 6th सेंचुरी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके और नाम है, जैसे पहली बार इसी समय की बात है जब पहली बार सूत्र लिखने शुरू हुए। सूत्र यानी फॉर्मूलाज, चीज़ें जो लिखी जाती थी वो फॉर्मूलाज के रूप में लिखी जाती थी, तो इसे सूत्र काल भी कहते हैं। इसके 4-5 ऐसे ही अनेक नाम हैं। तीसरी बार, इसे हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो जो तीसरी बार अर्बनाइजेशन हुआ, थर्ड वाला, ये तीसरी बार जो नगरीकरण हुआ वो हुआ था, ये क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत से शुरू होती है कहानी, और ये मुग़ल साम्राज्य पूरा, ये थर्ड टाइम हुआ मेडिवियल इंडिया में। चौथी बार कब हुआ? जब भारत आज़ाद हुआ, तो फिर हालत बुरी हो गई थी, हमारा देश फिर से एकदम खाली हो चुका था। तो वहाँ से फिर एक जीरो से कहानी शुरू होती है, और ये लंबे समय तक चलते चलते 1991 में हम अपने आप को फिर से रिफॉर्म करते हैं, और एक नगरीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो 1991 का समय था, ये एक चौथी बार के लिए लगता है कि इसने बदलाव का यही सबसे बड़ा मेन कारण है। जो एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एंशंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में भी यही चीज़ होती है कि पहले पीक होगा, फिर उसका डाउनफॉल होगा। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि हमने शुरू किया था वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल। अब ये वैदिक पीरियड में दो हिस्से आते हैं। एक होता है ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसकी जो डेट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में जब ये सारा कवर करेंगे तो उसके साथ साथ देखेंगे।
तो ये वैदिक पीरियड हो जाता है। वैदिक पीरियड में ही दो हिस्से क्यों बने, क्या कारण आया था इनके बीच में कि यहाँ से इतना बड़ा बदलाव हुआ कि इसे हमें अलग अलग करके इतिहास में पढ़ना पड़ता है, ये देखेंगे। उसके बाद वैदिक पीरियड के बाद ये जो गांव वाली सभ्यता थी ये आगे बढ़ती रही। फिर आता है हमारा सेकंड फेज जो बुद्धा पीरियड है, जिसे 6th सेंचुरी BCE के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, इसे ही सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। और इसे ही सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों कहते हैं, ऐसा क्या चीज़ें हुई, और इसे ही एग्रीकल्चर का सरप्लस पहली बार यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स का बर्थ हुआ। जहाँ भी चीज़ें एग्रीकल्चर का सरप्लस होगा वहीं ट्रेड एंड कॉमर्स का बर्थ होगा। तो ये पूरी चीज़ें कैसे जन्म हुआ इन चीज़ों का, सारा पढ़ते हम बढ़ेंगे। तो यहाँ जब पहली बार नगर खड़े होने शुरू होंगे, शहर बनने जब यहाँ शुरू होंगे, तो आगे धीरे धीरे एम्पायर्स खड़े होंगे, जैसे मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे, फिर मौर्यन के बाद पढ़ेंगे कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। पोस्ट मौर्यन एम्पायर का ही टाइम था, पोस्ट मौर्यन एम्पायर का ही जो टाइम था उसी टाइम पे मिनेंडर जो इंडो ग्रीक रूलर है वो इंडिया में आता है। इंडो ग्रीक मिनेंडर, हम इसे पूरा डिटेल में कवर करेंगे। फिर आगे चलता है टाइम, गुप्ता पीरियड आता है। लेकिन यहीं से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। गुप्ता पीरियड से ही हमें फ्यूडलिज्म, सामंतवाद की शुरुआत दिखाई पड़ती है और यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक की लाइफ अलग थी और यहाँ तक की जो लाइफ है वो अलग है। यहाँ चीज़ें बढ़ती हुई, डेवलप करती हुई आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ से जो यू टर्न हो गया, और यू टर्न होना हुआ, और ये जो सारे शहर थे धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा, शहरों का पतन शुरू हुआ। और धीरे 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 करके लास्ट में हम देखेंगे कि राजपूत काल के समय में कोई भी जाना माना शहर रह ही नहीं गया, सब खत्म हो गए। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि डाउनफॉल शुरू हुआ, तो ये पूरी कहानी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, फिर पोस्ट गुप्ता, राजपूत। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ सब खत्म हो गया। तो हम जो शुरू करेंगे वो बिल्कुल शुरू करेंगे क्या कहते हैं, वैदिक पीरियड से। अब हम शुरू करेंगे अपने पहले टॉपिक वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल। तो वैदिक काल जो है उसमें हम कोई भी, जब भी कोई टॉपिक उठाएंगे ना, तो हम उसमें चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उसकी इकॉनमी कैसी है, पॉलिटी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, और रिलीजन कैसा है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, रिलीजन ही कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो अगर रिलीजन, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकॉनमी नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह हो वहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन ही चलाता है। तो हम बिल्कुल ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, पॉलिटी यानी राजनीति कैसी थी, सोसाइटी यानी समाज कैसा था, और रिलीजन यानी धर्म कैसा था। और मैंने बताया कि संविधान जो है धर्म से ही चलता था, तो धर्म एक अलग से ही इम्पोर्टेंस रखने लगता है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे हम, इसमें से जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी चीज़ों में हम ये 4 चीज़ें देखते हुए चलेंगे। अब जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो हम ऋग वैदिक पीरियड ख़त्म करेंगे और फिर लेटर वैदिक पीरियड ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे ऐसे कि ऋग वैदिक पीरियड का अगर हमने इकॉनमी पढ़ा तो उसी के साथ हम लेटर वैदिक पीरियड की इकॉनमी को भी साथ में पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ। उससे हमें चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी
तो हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान होगा, ताकि आपको हिस्ट्री बोरिंग ना लगे। तो सबसे पहले आता है ऋग वैदिक पीरियड, मतलब पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की जो डेट होती है, अब आप डेट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो डेट होती है, मैंने बताया कि जो जीरो से पहले, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे माइनस में नंबर्स चलते हैं मैथमेटिक्स में, सेम टू सेम उसी कंसेप्ट पे ये भी चलता है। तो ऋग वैदिक पीरियड शुरू होता है 1500 1500 BCE, बिफोर कॉमन एरा, से लेके 1000 BCE, लगभग ये 500 साल चलता है। जब हमारे पास कोई भी इतने पुख्ता एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं रहते हैं, तो हमें नियर अबाउट डेट लेके चलनी पड़ती है, एग्जैक्टली कंफर्म ईयर्स नहीं होते हैं। तो ऋग वैदिक पीरियड का ये टाइम है। और जैसे ही ये ऋग वैदिक पीरियड ख़त्म होता है 1000 में, तो 1000 के आसपास से ही लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है, जो चलता है 600 ईसा पूर्व तक। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऋग वैदिक पीरियड की हम इकॉनमी देखते हैं। अर्थव्यवस्था को जानेंगे हम कि क्या समाज में कैसी थी इकॉनमी। सिंपल सी चीज़ है, जैसे वहाँ पर कोई भी जगह, अगर कोई भी जगह हो, अगर जगह में जो चीज़ महत्व देती है, उस चीज़ के ऊपर उसका नाम पड़ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताऊं कि सऊदी अरेबिया कंट्री है, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, तेल है। सऊदी अरेबिया वेनेजुएला के बाद सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया के पास ही है। और वेनेजुएला लगभग सिर्फ 4% अपना बांट पाता है और बेच पाता है, मतलब। लेकिन सऊदी अरेबिया, उसकी टर्म्स और कंडीशंस सही हैं और वो ज़्यादा मात्रा में बेच पाता है। तो उनके पास जो पैसा है वो किससे आता है, पेट्रोल से। तो सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया में सारी चीज़ें पेट्रोल के नाम पे हैं। जैसे अगर वहाँ की जो वॉर्स होती हैं सऊदी अरेबिया में, उसे पेट्रो वॉर कहते हैं। जो वहाँ के बड़े बड़े शेख होते हैं उन्हें पेट्रो शेख कहते हैं। जो उनकी जो पेट्रोल बेच की जो उनके पास करेंसी आती है, तो इसलिए उस करेंसी को भी पेट्रो डॉलर कहते हैं। तो जो जहाँ पे जिस भी एरिया में, जिस भी रीजन में जो चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, उसके नाम पे चीज़ें रख दी जाती हैं। जैसे अब देखिए कि जब मुग़ल का टाइम था, तो मुग़ल ने चीज़ों के नाम, जो जगहों के नाम रखे थे, चीज़ों के नाम रखे थे, वो किस पे रखे थे, अपने हिसाब से रखे थे, अपने लोगों के नाम पे। और आप देख लीजिए कि जैसे ही आज के टाइम पे देखिए, जब बीजेपी गवर्नमेंट है जो सपोर्ट करती है फुल्ली हिंदुज़म को, तो वो क्या कर रही है, वो उसने वो सारे नाम बदल बदल के ये वाले कर दिए हैं जो हिंदुज़म से कनेक्ट होते हैं। तो जहाँ की जो भी चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, उस जगह पे उस चीज़ में उसी तरीके का नाम दे दिया जाता है। तो अब यहाँ जो रूरल इकॉनमी है, इकॉनमी, लोग गांव में रह रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में क्या, पूरे ही वैदिक काल में। तो यहाँ पे जो इकॉनमी है, इकॉनमी को संभाल रखा है गाय ने। तो यहाँ पे जो काऊ है, वही इकॉनमी का सबसे मेन पार्ट है। तो यहाँ गाय जो है, गाय को गौष्ठी कहते हैं। तो इसीलिए जब गाय यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादातर सारी चीज़ें गाय से जोड़ दी गई है। जैसे जो गेहूँ होता है वहाँ पे, उसे गोधुन कहते हैं, टाइम को भी गोधुन कहते हैं। जो बेटी होती है उसे दुहित्री कहते हैं। जो गेस्ट लोग आते हैं, मेहमान, मेहमान को गोघन कहते हैं। देखिए सारी चीज़ें गाय से ही रिलेट करके रखी गई हैं। जो वहाँ का राजा है, उसे ऋग वैदिक काल के राजा को गोपा कहते हैं। हालांकि ये आने वाले टाइम में लेटर वैदिक में 6th सेंचुरी में चेंज होते हैं, लेकिन 6th सेंचुरी में क्या, ऋग वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है कि किंग जो है, किंग को गोपा कहते हैं।
जो वहाँ पे रिच लोग हैं उन्हें गोमत कहते हैं। सारी चीज़ें गाय से जोड़ी है। क्यों? क्योंकि पूरी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा बढ़िया हाथ किसका है? गाय का। तो सबसे पहला जो आता है इकॉनमी में वो ये है कि वहाँ की जो इकॉनमी है वो सब्सिस्टेंट इकॉनमी है। पेस्टोरल इकॉनमी, यानी पशुचारण अर्थव्यवस्था की जो इकॉनमी है वो पशुचारण है, मतलब जीने भर के लिए ही वो लोग कर पा रहे हैं। अब गांव, और ऊपर से जो गांव बस शुरू हुआ हो तो वहाँ पे क्या ही होगा? भरण पोषण अर्थव्यवस्था व्यवस्था आप कह सकते हैं इसे, पेस्टोरल इकॉनमी को। तो मैंने बताया ही कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास है वो सिर्फ गाय है, और सारी इम्पोर्टेंस या सारा महत्व जो है वो गाय रखती है। मैंने बताया कि आपको जैसे कि सारी चीज़ें गाय से रिलेट होकर रखी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सब यही चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई थी। तो एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर है। लोगों को कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में पता है, लेकिन वो खेती कर नहीं पा रहे हैं। कारण कारण कि वहाँ पे टूल्स नहीं है। एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन बट अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर। इन्हें पता नहीं है, मतलब इन्हें एग्रीकल्चर हो नहीं रही है लेकिन इन्हें पता है। एग्रीकल्चर ना होने का मतलब ये है कि लार्ज स्केल पे लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। छोटा मोटा एग्रीकल्चर तो वहाँ पे हो ही रहा है, हल्का फुल्का। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि स्केल में एग्रीकल्चर होना, वो चीज़ वहाँ नहीं हो रही है। तो वहाँ पे उन्हें एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि एग्रीकल्चर होता है और कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत जो है ना वो जौ उगाते हैं। जौ आप जानते होंगे। तो ये जो हमारी एनसीईआरटी है वो कहती है कि यहाँ पे जौ की छोटी मोटी खेती दिखाई देखने को मिलती है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे लकड़ी के जो हैं हमें प्लाऊ देखने को मिलते हैं, जो हल होता है। यानी कि इनके पास लकड़ी के हल हैं। अगर इनके पास हल होते और इनके पास इन्हें चीज़ें पता होती। अब लकड़ी का हल, जो खेत होता है ना, खेत में लगभग 12 इंच तक, लगभग 30 सेंटीमीटर तक, 1 फीट तक खेत के अंदर हल डाल के ज़मीन को फाड़ना पड़ता है, तब जाकर खेती हो पाती है। लेकिन ये अगर लकड़ी का प्लाऊ यानी हल होगा तो लकड़ी का हल इतना ज़्यादा ज़मीन में फाड़ के नहीं चला पाएगा। इस वजह से इन लोगों को पता तो है कि क्या खेती की जा सकती है, लेकिन चीज़ें इनके पास टूल्स नहीं हैं खेती करने के लिए, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रही है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। थर्ड पॉइंट, अगर जब खेती नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें ही ये लोग अपने बस भरण पोषण हो रहा है, कैसे भी खाने की नीड्स को पूरा किया जा रहा है कुछ एनिमल्स से, कुछ छोटी मोटी ये जो अनाज उगा ले रहे हैं ये उस चीज़ से, या कुछ अनाज जैसे ये जो चावल वगैरह है, ये सब चीज़ें अपने आप ही उग जाती हैं। एनसीईआरटी ने कहा कि ये जंगलों में ही जंगल की तरह से उग गई हैं, हमें इस पे रिसर्च नहीं करना है कि ये कैसे उगा है। जब एनसीईआरटी ने कह दिया तो बात ख़त्म कि ऐसे ही अपने आप उग गए ये लोग। तो फिर जब इन्हें पता चलने लगा तो इन्होंने जौ का थोड़ा खेती इधर किया था, लेकिन इनके कुछ खास नहीं कर पाए। तो जब ये चीज़ें नहीं हैं तो ट्रेड एंड कॉमर्स हो नहीं सकता। जब सब कुछ ख़त्म है, जीवन यापन ही बस चल पा रहा है, तो वहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स होगा ही कैसे? लेकिन कुछ चीज़ों का लेन देन तो होता ही होगा।
तो लेन देन तो होगा, तो वो तो बार्टर सिस्टम से हो सकता है, वस्तु विनिमय कहते हैं हिंदी में। तो एब्सेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का एब्सेंस है, मतलब नहीं हो रहा है। लेकिन बट यहाँ भी, लेकिन वो फिर जब ट्रेड कॉमर्स नहीं हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, कैसे? बार्टर सिस्टम से। अब ये जब बार्टर सिस्टम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि चौथा चीज़ की करेंसी भी नहीं होगी। बार्टर सिस्टम और करेंसी जो है वो सेम चीज़ नहीं है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि चीज़ों का आदान प्रदान, लेना चीज़ों का, वो और चीज़ों का जो लेन देन है वो एक दूसरी चीज़ों से हो जा रहा है। लेकिन करेंसी ना होना वो एक अलग चीज़ हो गई कि वहाँ करेंसी नहीं है। ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है ये। तो ये लगभग इस तरीके की ऐसी इकॉनमी है, इतनी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि चीज़ें जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे ये चीज़ें भी बदलती ही रहेंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो क्या कहते हैं, परिवार का मुखिया है उसे ऋग वैदिक पीरियड में गृहपति कहते हैं। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो यही जो गृहपति है वो परिवार का मुखिया को गृहपति नहीं कहा जाएगा। उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में गृहपति धनी किसान को कहेंगे। मतलब उत्तर वैदिक काल में ये लोग कृषि सीख जाएंगे और जो किसान धनी होगा इससे, उसे हम गृहपति कहने लगेंगे। तो ये बदलाव आएगा, वो हम इनिशियल फेज में उसके देखेंगे, शुरुआती दौर में। तो जैसे ही ये पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक पीरियड ख़त्म होता है, ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जब समय ख़त्म होता है, उसी लगभग 1000 ईसा पूर्व में बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन होता है। वो रिवॉल्यूशन ये होता है कि यहाँ पे ही आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। आयरन की जो डिस्कवरी होती है वो पूरा ही पूरा गेम चेंज कर देती है। पहली बार जो हमें लोहा मिला वो अतरंजी खेड़ा से मिला, लेकिन वो फिर उत्तर भारत में कैसे आया, नॉर्थ इंडिया में कैसे आ गया, इसका कोई एविडेंस अभी तक मिला नहीं है। लेकिन ये 1000 BC में आयरन जो रिवॉल्यूशन है उसने कमाल कर दिया। मतलब पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो गया आयरन रिवॉल्यूशन के बाद से। तो आयरन के आने से, आयरन के मिलने से इकॉनमी में क्या बदलाव आया लेटर वैदिक के इकॉनमी में, वो अब हम देखते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड जो है, ये इसका जो टाइम फेज है वो है 1000 BCE से लेकर 600 BCE के आसपास तक। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की इकॉनमी को। पहला, जो ऋग वैदिक पीरियड में, पूर्व वैदिक काल में जो इकॉनमी थी वो कैसी इकॉनमी थी? पेस्टोरल इकॉनमी थी, पशुचारण अर्थव्यवस्था थी। जो अब लोहे के मिलने से, मैंने बताया आयरन रिवॉल्यूशन हुआ, और ये जब आयरन रिवॉल्यूशन हुआ तो लोहा मिला, लोहे से लोगों ने क्या शुरू किया, उन्होंने लोहा मिला तो लोहे से उन्होंने सबसे पहले एक्स बनाई, कुल्हाड़ियाँ बनाई। उससे क्या किया, उन्होंने जंगल की सफाई शुरू की। और जब जंगल की सफाई शुरू हुई तो वहाँ पे उन्होंने ज़मीन खाली हो गई। लोहे से फिर उन्होंने फाल बनाया,
ओ, हल बनाया, और जो हल था, हल ने शुरू करवा दी इनकी खेती। तो ये जो इकॉनमी थी वो पेस्टोरल इकॉनमी बदल के एग्रीकल्चरल इकॉनमी हो गई। इकॉनमी चेंज हो गई। ये इतना बड़ा बदलाव था, इसलिए हम वैदिक काल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, विभाजन करके पढ़ते हैं। एक को हम पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, जिसे अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड के भी कहते हैं। और अर्ली वैदिक के बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल इकॉनमी शुरू हुई। एग्रीकल्चरल इकॉनमी शुरू हुई मतलब यहाँ पे कृषि शुरू हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको एक एडिशनल एक्स्ट्रा बात बताता हूँ कि जब इन्होंने जंगलों की सफाई की तो जंगलों में बहुत सारे पेड़ काटे। तो जब इन्होंने पेड़ काटे तो हुआ ये कि बहुत सारी लकड़ियाँ इनके पास इकट्ठा हो गई। तो कुछ लकड़ियाँ तो इन्होंने मतलब धीरे धीरे चीज़ें जल गई, तो जलने में खेत में खाद के रूप में काम तो आई। लेकिन जब लोग मर जाया करते थे तो इनके पास इतनी पर्याप्त लकड़ी थी कि लोगों को जलाने का काम शुरू किया गया। इससे इन्हें, आप सोचेंगे कि फ़ायदा क्या हुआ जलाने से, जबकि हमने देखा कि भारत के ही इतिहास में इससे, और जो इससे पहले का इतिहास है वहाँ भी लोगों को दफनाया ही जाता था। तो ये जलाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो गई वैदिक काल में? तो हुआ ये कि अब भारत की जो, अब जैसे ये लोग क्या कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास रहते थे, तो इन्होंने जब शुरू किया जंगलों को काटना और ये भारत के उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगे और इधर आने लग गए, इन्होंने टच किया वैदिक काल में क्या कहते हैं पंजाब हरियाणा तक के जो इधर के जो क्षेत्र हैं। जब इन्होंने इधर जंगल काटते काटते आए और खेती करने के लिए इधर आगे बढ़े, तो इनके पास बहुत सारे इधर जंगल के इलाके थे, तो लकड़ी हो गई। तो लकड़ियों पे जब लोगों को जलाया तो इनके पास जो राख बची वो पोटैश का काम, पोटैश है वो। तो जो भारत की जो नदी है, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, पूरे उत्तर भारत में वो बहती है। वो क्या कहते हैं उत्तराखंड के पांचों प्रयाग जब मिलते हैं तो पांच प्रयाग जो आखिरी में मिलता है वो देव प्रयाग में गंगा नदी का उद्गम माना जाता है कि यहाँ से शुरू हुई है गंगा नदी, अलकनंदा और भागीरथी से को मिलाकर। तो देवप्रयाग के बाद से लेकर जहाँ तक गंगा नदी आई है, क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक जहाँ उनका विभाजन हुआ है हुगली नदी पर, वहाँ तक गंगा नदी मानी जाती हैं। तो भारत, पूरे उत्तर भारत में मतलब सबसे जो लंबी नदी है वो गंगा नदी है। तो ये जो आया कि जो राख है, फिर अभी आप देखते हैं कि कहते हैं कि जो अस्थियां हैं उन्हें गंगा जी में विसर्जित कर दो। तो इससे इसे ये ऐसा क्यों बनाया गया? इससे इसलिए बनाया गया क्योंकि जो ज़मीन को उपजाऊ करने में बहुत मदद करती है राख, पोटैश। तो जब इसे हम गंगा नदी में प्रवाहित करेंगे, डालेंगे, तो ये पूरे के पूरे उत्तर भारत में फैला देगी पोटैश। इसीलिए गंगा के कछार की यानी गंगा के किनारे की जो ज़मीनें हैं वो बहुत उपजाऊ होती हैं, बहुत फर्टाइल होती हैं। ये इसका एक कंसेप्ट था। लेकिन हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो फिर हम सोचते हैं कि ये क्या है और क्यों है और कैसे, फिर हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन धीरे ही धीरे मैं आपको इससे रिलेटेड जैसे जो जो चीज़ें बनती गई ना, वो मैं आपको सारी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से और क्यों पैदा हुई। एक एक चीज़ मैं आपको पूरे लेक्चर्स में बताता रहूँगा। और इसी तरीके से जैसे इस्लाम में क्या है कि इसका जो मोहम्मद हज़रत साहब ने 610 ईस्वी में 610 एडी में यानी कॉमन एरा में इस्लाम की स्थापना की, तो वहाँ मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ में इसका जन्म हुआ। तो वहाँ तो रेत ही रेत है, डेजर्ट इलाका है पूरा। तो वहाँ जब लकड़ियाँ हैं नहीं तो वहाँ जला नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ दफनाने का सिस्टम है जो आज तक है।
और आज तक चलता ही जा रहा है। और यहाँ कैसे जलाने का शुरू हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल जो हमारी इकॉनमी थी वो कैसे क्या क्या चीज़ें लेकर आई। तो एग्रीकल्चर इकॉनमी हुई, लोगों के पास अनाज आया, तो उससे ट्रेड एंड कॉमर्स जो हुआ, व्यापार और वाणिज्य धीरे धीरे शुरू हुआ। तो बर्थ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ। बर्थ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स का जन्म हुआ व्यापार वाणिज्य का। व्यापार वाणिज्य में जैसे अभी आप सोचेंगे कि कैसे हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स का जन्म, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था, तो ये जो बर्थ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, जब ट्रेड एंड कॉमर्स का जन्म हुआ, तो ये जन्म ऐसे हुआ कि जब लोग कृषि करते थे तो उनके पास जो थोड़ा बहुत कृषि करने के बाद जो टाइम बच जाता था, जैसे 40 लोग एक कबीले में हैं, अगर ये 40 लोग हैं तो ये लोग 40 लोग जब कृषि में इन्वॉल्व हुए, तो अब इनके पास, जैसे पहले क्या था कि ये हर टाइम इन्हें खाना तलाश करना पड़ता था, लेकिन अब जब ये एग्रीकल्चर करने लग गए तो इनका टाइम फिक्स हो गया कि ये एग्रीकल्चर करेंगे, और बाकी की जो इन्हें सुबह शाम का जो भी टाइम थोड़ा बहुत खाली मिलता था, तो इन्होंने छोटा मोटा काम शुरू किया, जैसे पॉटरीज बनाना शुरू की। और क्या कहते हैं, आर्ट शुरू हुआ, क्राफ्ट शुरू हुआ, ऐसी चीज़ें मतलब चालू हुई। रॉटरी मतलब मृद भांड कला। तो और महिलाएं जो थी उन्होंने धीरे धीरे बुनाई का काम थोड़ा बहुत शुरू किया, वीविंग शुरू की, उन्होंने सीखना शुरू किया इन चीज़ों को इस टाइम पे इन्होंने, उत्तर वैदिक काल में। और यही चीज़ 6th सेंचुरी में जाते जाते ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। और ये जो वीविंग है, बुनाई का जो काम है, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे क्या, इसमें महिलाओं की मोनोपोली थी, एकाधिकार था, क्यों ये वीविंग का काम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती थी। इसीलिए इसके बाद जब आगे हम देखेंगे 6th सेंचुरी में या मौर्य पीरियड में, मौर्य काल तक महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास बुनाई करती थी, तो उनके पास करें मतलब पैसा था, उनकी समाज में इज्जत थी, कीमत थी। इसलिए सती सिस्टम नहीं देखने को मिलता हमें मौर्य पीरियड में। मौर्य पीरियड में हमें कोई भी सती सिस्टम नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये चीज़ें जैसे ही कोलैप्स कर गईं, कब, गुप्ता पीरियड के शुरू होते ही, तो उसी टाइम पे महिलाओं का एक बुरा दौर शुरू हुआ। और गुप्ता पीरियड में पहली बार हमें सती के एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पे हमें लगभग 4 तरीके की, इस पॉटरी में बहुत ज़्यादा कई बार ये चीज़ें पूछी भी जाती हैं कि यहाँ पे हमें 4 तरीके की पॉटरी मिली। ये जो मृत भांड है, 4 तरीके के मृत भांड मिलते हैं हमें लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्लास है, सोशल क्लास जो है, क्लास का जो इमर्जेंस हो रहा है, मतलब इस टाइप का अगर पॉटरी है तो ऐसे लोग यूज़ करते हैं, इस टाइप की पॉटरी है तो ऐसे लोग यूज़ करते हैं। तो इमर्जिंग ऑर्डर शुरू होता है, सोशल ऑर्डर का भी जन्म होता हुआ दिखेगा हमें। ये हमें डिफाइन करता है, डिफाइंस सोशल इमर्जिंग ऑर्डर, कि एक सोशल ऑर्डर तैयार हो रहा है, ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि 4 तरीके की पॉटरीज बन रही हैं।
ग्लास यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि जो ग्लास है, ग्लास प्रीशियस इसलिए है कि ग्लास, आप जानते हैं कि ग्लास को बनाने में रेत का इस्तेमाल होता है। तो पहली बार सीरिया कंट्री में, मतलब ये विदेशी चीज़ था, सीरिया में इसका जन्म हुआ था, इसलिए ग्लास प्रीशियस मेटल था इस टाइम पे। तो मैंने बताया कि एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ। दूसरा मैंने बताया कि ट्रेड एंड कॉमर्स का जन्म हुआ, बिगनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ। फिर बिगनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ये ट्रेड एंड कॉमर्स है, व्यापार और वाणिज्य है, उसकी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? क्योंकि अथर्ववेद जब आप देखेंगे तो अथर्ववेद में बार्गेनिंग के बारे में बात किया गया है। तो उससे हमें पता है, इसका प्रूफ मिल जाता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स का जो जन्म है वो हो चुका है। तो अब जो थर्ड, मैंने आपको दो चीज़ बताई, तीसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे करेंसी नहीं थी, तो अभी भी यहाँ करेंसी नहीं है, नो करेंसी। करेंसी सिस्टम अभी भी नहीं है। करेंसी सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कोई भी चीज़ पैदा तब होती है जब उसकी ज़रूरत होती है। तो अभी ना ही ज़रूरत है तो, और ना ही आवश्यकता है, तो इसलिए अभी भी करेंसी नहीं है यहाँ पर। तो अगर करेंसी अभी भी नहीं है लेकिन चीज़ों का जो लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज तो हो रहा है। तो पहले बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। बार्टर सिस्टम भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रीसियस मेटल का शुरुआत हो गया था, इमरजेंस ऑफ प्रीसियस मेटल। तो जो हमारे पास चौथा चीज़ आता है वो ये नया होता है कि इमरजेंस ऑफ न्यू एक्सचेंज मीडियम। वो है प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मेटल में मैंने अभी आपको ग्लास भी बताया था कि ग्लास भी प्रीसियस मेटल है। क्यों? क्योंकि ग्लास इंपोर्टेड आइटम है, ये सीरिया से आता था, और ऊपर से सीरिया से आता था, और 1800 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है इसको, ग्लास को बनाने के लिए। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट मेटल था। और प्रीसियस मेटल मैंने क्यों बोला? क्योंकि एनसीईआरटी बताता है कि दो तरीके के प्रीसियस मेटल, और निशाक और क्या कहते हैं, सतमन नाम से प्रीसियस मेटल यूज़ होते थे, निशाक और सतमन। तो ये जो था न्यू एक्सचेंज मीडियम पैदा हो गया, तो ये सारे चेंजेस हुए। तो इसको हम एक साथ, मतलब एक साथ ही डिस्कस कर देते हैं कि पूरा अभी तक हमने इकॉनमी में पढ़ा क्या। तो मैं यहाँ पे पूरा एक साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे ये था, पहले ऋग वैदिक पीरियड की इकॉनमी पढ़ी हमने, ऋग वैदिक पीरियड जिसे अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। फिर ये आता है लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल। ये पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। हमने पढ़ा क्या कि यहाँ सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ पेस्टोरल इकॉनमी थी। पेस्टोरल इकॉनमी थी यहाँ इकॉनमी। यहाँ हमें बीच में 1000 BC में हमें क्या देखने को मिला? आयरन। आयरन गेम चेंजेबल साबित हुआ। ये हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पास, जीरो तक। अभी ये हमारी उससे, जीसस क्राइस्ट से पहले की हिस्ट्री है, तो इसलिए डेट्स कम होती जा रही हैं समय के साथ। पेस्टोरल इकॉनमी चेंज हो गई आयरन के मिलने के बाद, वो बन गई एग्रीकल्चरल इकॉनमी। लोग खेती करने लग गए। एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकॉनमी है यहाँ पे। जब एग्रीकल्चर का एब्सेंस है
तो यहाँ पे पेस्टोरल इकॉनमी, एग्रीकल्चर इकॉनमी बन गया। बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का यहाँ पे जन्म हो गया, तो बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड ये था कि वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो नहीं हो रहा था, उसका एब्सेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था, लेकिन यहाँ पे बर्थ हुआ। थर्ड पॉइंट है बर्थ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का जन्म हुआ उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में। चौथी चीज इकॉनमी में हुई कि यहाँ जो बार्टर सिस्टम था वो किससे बदल गया? यहाँ प्रीसियस मेटल से बदल गया। ये रहा इकॉनमी। इसी के साथ जैसे ही इकॉनमी मैंने बताई अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में इकॉनमी कैसी थी, उसी के साथ एक क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको। लेटर वैदिक इकॉनमी is the outcome of iron revolution, iron revolution। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं अगर आप ढंग से इस चीज़ को समझ जाएं, जैसे मैंने बताने की आपको कोशिश की कि हुआ क्या था। तो जैसे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि बर्थ ऑफ जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, कि जो क्वांटिटेटिव इंक्रीज था इनकम में इंक्रीज मतलब समझ लीजिए कि इनकम करेंसी के मामले में तो था नहीं, वैसे ही समझिए कि क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन इनकम जो हुआ ड्यू टू एग्रीकल्चर, वही उसी ने ही व्यापार और वाणिज्य को जन्म दिया। क्योंकि जब लोग एग्रीकल्चर किए उनके पास अनाज आया, तो अनाज इतना था कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों का लेन देन कर सकते थे। तो जिसके पास अनाज ज़्यादा था वो चीज़ों को लेन देन शुरू किया, तो उसी से मतलब पॉटरीज, आर्ट्स, ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू कर दी गई। क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू एग्रीकल्चर लेड टू द बिगिनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मैंने बताया कि अथर्ववेद में इसका एग्जाम्पल मिलता है कि बार्गेनिंग मेंशन्ड है। और क्या कहते हैं, अथर्ववेद बात करता है श्रेणी की। श्रेणी वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन को ट्रेडर्स कहते हैं, और ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन को श्रेणी कहते हैं अथर्ववेद में। तो ये थी पूरी इकॉनमी वैदिक पीरियड की। मैं यहीं पे मेंशन करके बता देता हूँ कि SHRENI श्रेणी, ये अथर्ववेद कहता है कि श्रेणी यानी ट्रेडर्स की बात करता है अथर्ववेद, और बार्गेनिंग मेंशन्ड है अथर्ववेद में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लेटर वैदिक पीरियड में बर्थ हो गया था ट्रेड एंड कॉमर्स का। तो ये पूरा सिर्फ इतने में आप देख सकते हैं कि क्या बदलाव हुए, और अर्ली वैदिक पीरियड की इकॉनमी और लेटर वैदिक पीरियड की इकॉनमी आपके सामने है। और ये हो गई ख़त्म इकॉनमी वैदिक पीरियड की, दोनों हिस्सों की, लेटर वैदिक की भी, अर्ली वैदिक की भी। और ये रहा उस पर क्वेश्चन।